हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का ये चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हम देखने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है बच्चों? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या है ये? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? तो उसके अंदर हम हीट एंड टेम्परेचर की स्टडी करते हैं एंड ऑल्सो इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड वर्क, यानी हीट से किस तरह वर्क होता है और वर्क को किस तरह से हीट में कन्वर्ट किया जाता है, यह सब हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पहले देखते हैं हीट का वर्क में किस तरह से कन्वर्जन होता है, उसके बाद देखेंगे वर्क को किस तरह से हीट में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप कोई थर्मल पावर प्लांट में गए हैं। वहां पर थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? तो जो हीट होती है उसको यूज करके आपका जो पानी होता है उसको गर्म किया जाता है। और उसको कब तक गर्म किया जाता है? तो वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म किया जाता है। अब वो बन जाती है बच्चों सुपर सैचुरेटेड स्टीम। उसको क्या बोलते हैं हम? सुपर सैचुरेटेड स्टीम बोलते हैं। अब ये जो बच्चों सुपर सैचुरेटेड स्टीम होती है, इसको हम क्या करते हैं? तो इसको टरबाइन के ऊपर डालते हैं। ये ऐसी टरबाइन की ब्लेड होती है, उसके ऊपर हम डालते हैं। तो यहां पर ये क्या होता है? ये टरबाइन की ब्लेड्स घूमने लगती है जिसके कारण यहां पर वर्क होता है और बाद में वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल से एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहां पर क्या होता है? हीट का कन्वर्जन वर्क में होता है। अब वर्क का हीट में कैसे कन्वर्जन होता है वो भी हम देखेंगे। जैसे आपके दो हाथ है, आपने क्या किया? इसको घिस लिया ऐसे। अब यहां पर क्या कर रहे हो? आप यहां पर वर्क कर रहे हो जिसके कारण क्या होता है? आपके जो हाथों के पंजे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा? वर्क का कन्वर्जन हीट में होगा। और चीज बच्चों, जब आप गाड़ी चलाते हो तो वहां पर क्या होता है? वर्क डन होता है। और कुछ दिन बाद आप देखते हो कि आपकी जो गाड़ी है वो बहुत गर्म हो गई है। 50-100 किलोमीटर जब आप जाते हो तो आपको क्या नजर आता है कि आपकी गाड़ी जो है वो गर्म हो गई है। तो यहां पर क्या होगा? वर्क का कन्वर्जन हीट में होगा। यह आपकी गाड़ी के अंदर, या आपने देखा होगा बच्चों, जैसे आदि मानव थे वो क्या करते थे? लकड़ी के ऊपर लकड़ी घिसते थे और आग को जलाते हैं। वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी एग्जाम्पल है वर्क का, हीट में कन्वर्जन का। तो बच्चों इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हीट क्या होती है। वर्क डन तो हमको पता है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हीट क्या होती है। तो बच्चों अगर हीट की बात करें तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में पीछे चले जाते हैं, 1798 तक चले जाते हैं। अब यहां पर 1798 में एक साइंटिस्ट हुआ करता था, उसका नाम था बेंजामिन थॉमसन। उसका नाम क्या था? बेंजामिन थॉमसन। इसमें एक बार एक चीज देखी कि वो जो तोप थी, तोप इस तरह से होती है, इसके अंदर ड्रिल हो रहा था। यहां पर ड्रिल होता है, यहां पर ड्रिल हो रहा था। अब ये तोप किसकी थी? वो तोप थी ब्रास की। अब इस ब्रास की तोप में लोग ड्रिल कर रहे थे। अब वो ड्रिल करते करते क्या हो रहा था? बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट जनरेट हो रही थी। अब वो इतनी हीट जनरेट हो रही थी कि आजू बाजू का जो पानी है वो भी कैसा हो रहा था? गर्म हो रहा था, बॉईल हो रहा था। अब उन्होंने उस टाइम पर सोचा कि भैया ये ऐसी क्या चीज है जिसके कारण ये पानी जो है वो गर्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तो भी चीज है जो कि उस पानी के अंदर ऐड हो रही थी। ऐसा कोई फ्लूइड है जो कि उस पानी में ऐड हो रहा है जिसके कारण ये हमारा पानी गर्म हो रहा है। तो उन्होंने नाम क्या दिया? उसको कैलोरी नाम दिया। उस फ्लूइड को, इमेजिनरी फ्लूइड को उन्होंने क्या नाम दिया? कैलोरी नाम दिया। अब बाद में पता चला ये कैलोरी वैल्यू और कुछ नहीं है बल्कि हीट है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो बच्चों हीट क्या होती है? हीट को अगर हम बोले, इट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर
ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या होती है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं हीट। अब मान लीजिए आपने एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन के अंदर आपने पानी ले लिया। जो पानी कैसा है? तो वो पानी है रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो पानी है। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर एक बहुत ही गर्म हम आयरन का बॉल डालेंगे जिसका समझ लो टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस बॉल को हम क्या करेंगे? इस बॉल को हम इस पानी के अंदर डालेंगे। हम क्या देखते हैं कि ये जो बॉल है, इस बॉल का टेम्परेचर कम हो गया, बॉल का टेम्परेचर कम हो गया, और इस पानी का टेम्परेचर क्या हो गया? तो पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब अगर हम देखते हैं तो यहां पर हीट यहां से यहां पर गई, बॉल से पानी के अंदर गई, और जिसके कारण बॉल का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है और पानी का भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? बॉल का टेम्परेचर ज्यादा था, हमारे पानी का टेम्परेचर कम था, तो जो एनर्जी है या हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बढ़ी। यानी यहां पर क्या हो? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके बीच में क्या था? तो टेम्परेचर डिफरेंस था। तो इसको नोट डाउन करिए। फिर पढ़ते हैं बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम को। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसे हमें देखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। मान लो बच्चों मेरे पास एक ब्लॉक है, इसको नाम देते हैं ए, और ये उसके कांटेक्ट में है दूसरा ब्लॉक, इसको नाम दे देते हैं बी। अब इसका टेम्परेचर समझ लो 55 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या होगा बच्चों? यहां से हीट यहां पर ट्रांसफर होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ट्रांसफर होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। ऐसा मान लेते हैं कि दोनों का टेम्परेचर कितना हो गया? तो दोनों का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे ब्लॉक कहां पर किसमें आया? तो ब्लॉक आया हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझ में आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम टेम्परेचर then it is said that they are in thermal equilibrium। ठीक है, तो क्या होता है? when दो ऑब्जेक्ट्स having same temperature then it is said that they are in thermal equilibrium। अब यहां पर क्या हो रहा है? दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो गया, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं? जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है ये कैसे हैं? तो ये दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब बच्चों ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है वो कहां पर यूज करने वाले हैं? तो हम यूज करने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम यूज करने वाले हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अंदर यूज करने वाले हैं। तो बच्चों इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है। इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम they are also in thermal equilibrium with each other। ये कौन कहता है? तो ये कहता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी क्या होता है हम देखेंगे। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं तीन सिस्टम लेता हूं, ये ए है, ये बी है और ये है सी। अब मान लो ए और बी का टेम्परेचर सेम है, या फिर ऐसा कहें ए और बी दोनों सिस्टम कैसे हैं? तो दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उसी तरह से ए और सी
दोनों सिस्टम कैसे हैं? दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर B और A थर्मल इक्विलिब्रियम में है और C और A थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम ऐसा कह सकते हैं B और C दोनों भी सिस्टम कैसे होंगे? तो दोनों भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक बीकर ले लेता हूं। इस बीकर के अंदर मैंने डाला हुआ है गर्म पानी, यहां पर क्या है? हॉट वाटर। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर डालता हूं हमारा थर्मामीटर। ये मैंने डाल दिया है यहां पर थर्मामीटर। अब इसके अंदर क्या होते रहे बाबा? इसके अंदर होती है मर्क्यूरी और नीचे में लगी होती है मेटल कैप। अब इस मेटल कैप को मैं बोल देता हूं A, मर्क्यूरी को बोल देता हूं B और वाटर को बोल देता हूं C। अब यहां पर टेम्परेचर पानी का बहुत ज्यादा गर्म है, जिसके कारण ये मेटल कैप क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी गर्म, और उसके चलते ही हमारी मर्क्यूरी क्या होती है? राइज। अब थोड़ी देर में हम अगर देखेंगे तो ये जो हॉट वाटर है और जो मेटल कैप है, ये कैसी आ जाएगी? ये आ जाएगी थर्मल इक्विलिब्रियम में। और ये जो मेटल कैप है और ये जो मर्क्यूरी है, ये भी कैसी आ जाएगी? तो ये भी आ जाएगी थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, जिसके कारण मैं क्या कह सकता हूं? B और C भी कैसे आ जाएंगे? तो वो भी आ जाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। कैसे आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। यही हमारा कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमें क्या देखना है? तो अभी हमें देखनी है इंटरनल एनर्जी। यहां पर हम इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंटरनल एनर्जी को पिछले चैप्टर में किससे डिनोट किया था? E से। अब ये जो इंटरनल एनर्जी होती क्या है वो हमें देखना है। एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। यानी कोई भी मॉलिक्यूल के साथ जो भी एनर्जी एसोसिएट होती है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम इंटरनल एनर्जी। जैसा मान लो मैंने क्या किया है, मैंने एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में क्या है? तो इस कंटेनर में कुछ गैस मॉलिक्यूल है। अब इन गैस मॉलिक्यूल के पास दो तरह की एनर्जी होगी। एक तो होगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी, जो कि जिसके कारण वो इधर उधर मूव करेंगे। दूसरा है इनके पास होंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इन दो मॉलिक्यूल के बीच में, उसके कारण इनके पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। अब बच्चों आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट में आपने देखा था, क्या देखा था? कि जो है गैस मॉलिक्यूल है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे? U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यानी जो भी उसके पास टोटल एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। यानी अगर आप किसी को अंगार लगा दोगे, इस गैस मॉलिक्यूल के नीचे में अंगार लगा दोगे, तो क्या होगा? जो भी इंटरनल एनर्जी स्टोर होगी वो किसके फॉर्म में होगी? तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। जैसे जैसे आप यहां पर नीचे से एनर्जी बढ़ाते जाओगे वैसे ही वैसे इनका मोशन बढ़ते जाएगा। अब बच्चों पिछले लेक्चर में या पिछले चैप्टर के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था? तो वो कॉन्सेप्ट था बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम। शायद आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी हुई है, उसे देख लीजिए, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आएगा क्या होता है। तो बच्चों जो मोनो एटॉमिक गैसेस थी उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम था 3, और डायटोमिक गैसेस का
गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम विदाउट वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था रे बेटा? तो वो था बच्चों 5। अब यहां पर इसकी जो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम, U इज इक्वल टू, हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 इंटू KBT, ये हमारा फॉर्मूला था। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर इसके 3 है तो 3/2 इंटू KBT, ये इसकी इंटरनल एनर्जी होती है। और उसी तरह से डायोटिक गैसेस में इसकी जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, वो कितनी होती है? 5/2 इंटू KBT होती थी। ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, तो इसको नोट डाउन करिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? तो उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब सबसे पहले हम देखेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉर्म अ यूनिट। ये क्या है? कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है दैट कैन फॉर्म अ यूनिट विच मे हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। यहां पर क्या वर्ड आया है? यहां पर मे आया है, यानी या तो वो एनर्जी को सिस्टम के साथ, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है, या सिस्टम उस सराउंडिंग के साथ एनर्जी नहीं भी एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? इसको समझने के लिए बच्चों मैं एक कप ले लेता हूं और इस कप में मैं डालता हूं चाय। ये डाल दी मैंने चाय। अगर मुझे सिर्फ चाय की स्टडी करनी है तो मैं कहूंगा मेरी चाय क्या है? सिस्टम है। और ये जो कप है ये क्या है? सराउंडिंग है। और मुझे ये देखना है कि ये चाय का और उसके जो कप का पूरे एटमॉस्फेयर पे या बाहर के इसके ऊपर क्या असर हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, वो चाय और उसका कप ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन जाएगा? तो सिस्टम बन जाएगा। अब हमको कुछ भी चीज देखनी पड़ती है। ये तो या तो अगर किसी कंटेनर के अंदर रखा है, हो सकता है कि यहां पर बाहर का टेम्परेचर इस कप का और इस चाय का सबका टेम्परेचर अगर सेम हो तो वो एक्सचेंज कर भी सकता है या एक्सचेंज नहीं भी कर सकता है। क्या एक्सचेंज कर सकता है? हीट एक्सचेंज कर सकता है या हीट नहीं भी एक्सचेंज कर सकता है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो हम देखेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम के क्या क्या टाइप्स है। पहला टाइप है बच्चों ओपन सिस्टम। पहला टाइप क्या है? तो पहला टाइप है ओपन सिस्टम। दूसरा टाइप आता है क्लोज सिस्टम। और बच्चों तीसरा टाइप आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। तो ओपन सिस्टम के लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, एक कंटेनर लेता हूं और कंटेनर के अंदर गर्म पानी रखता हूं। ठीक है, और नीचे से क्या करता हूं, मैं नीचे से आग लगा देता हूं। अब आप देखोगे कुछ देर बाद ये पानी गर्म होकर उबलने लगेगा और इसके वेपर्स बनने लगेंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हीट और मास ऑफ वाटर और हीट दोनों भी क्या कर रहे हैं? दोनों भी एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में जा रहे हैं, जिसके कारण मैं यहां पर क्या कहूंगा इसे, ये कैसा सिस्टम है? तो ये ओपन सिस्टम है। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? मैंने यहां पर एक कंटेनर ले लिया, नीचे से आग लगा दी, इसके अंदर पानी भर दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। अब यहां पर क्या होगी? हीट तो अंदर में जाएगी, हीट बाहर में जाएगी, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर के अंदर ही रहेंगे। तो ऐसे सिस्टम को मैं क्या कहता हूं? ऐसे सिस्टम को मैं कहता हूं क्लोज सिस्टम। अब देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम को। तो आइसोलेटेड सिस्टम में मैं क्या करता हूं? मैं क्या एक थर्मस फ्लास्क ले लेता हूं, इसके अंदर मैं एक चाय को भर देता हूं। अब ये कैसा है? पूरी तरह से एयर टाइट है, जिसके कारण ना तो हीट ट्रांसफर हो जाएगी बाहर, ना ही मैटर जो है, मास जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके कारण मैं क्या कहता हूं, ये सिस्टम कैसा है? तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ये समझ में आ गया? इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, अब हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम इज चेंज। अब यहां पर जो थर्मोडायनेमिक स्टेट लिखा है इसको क्या समझते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक कंटेनर ले लेता हूं, इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी भरा हुआ है और नीचे से मैं क्या करता हूं, नीचे से मैं आग लगा देता हूं। अब थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूं, तो ये जो पानी है ये पानी उबलने लग गया और उबल के इसकी क्या बन गई है, तो इसकी स्टीम बन गई है। क्या बन गई है, तो स्टीम बन गई है। अब यहां पर ये स्टीम क्यों बनी है, क्योंकि ये जो पानी है ना इसने बहुत सी चीजें उसकी चेंज हो गई है, इसका प्रेशर चेंज हो गया है, इसका टेम्परेचर चेंज हो गया है, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल पूरा सिस्टम जिसका चेंज हो गया है। मतलब क्या हो गया है, यहां पर थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो गया है। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो बच्चों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।